एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तनीषा सिंह आ गई हूँ द तानी शो का फर्स्ट एपिसोड लेके। आई नो मैंने इस चीज़ के लिए बहुत पहले ही अनाउंसमेंट्स कर दी थी एंड मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि इस टाइप का कुछ शो मेरे माइंड में है। बट वो कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो एक बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी ढूँढना बहुत ज़रूरी था फर्स्ट एपिसोड के लिए, जो कि फाइनली मैंने ढूँढ ली है एंड आज वो हमें जॉइन करेंगी, जो कि बहुत पॉजिटिव भी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं एंड बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग नेचर की हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर। सो प्लीज़ वेलकम मिस सौम्या मिश्रा। सो वेलकम टू द शो सौम्या मैम। थैंक यू सो मच पहले तो कि आपने मेरे शो में आने के लिए टाइम निकाला। तो स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक है, बिकॉज मैंने आपके बारे में अपनी ऑडियंस को बहुत कुछ बोल दिया है इंट्रो में ही, पहले ही। तो जानना चाहते हैं कि ये है कौन। तो क्या आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तनीषा इनवाइट करने के लिए। सो बेसिकली मैं एक ऐसे शहर से आती हूँ जो 1857 के पहले से बड़ा फेमस है और यहाँ की नारी के लिए ही फेमस है, दैट इज झांसी की रानी। एंड इट इज मोस्ट पॉपुलरली नोन फॉर झांसी की रानी ओनली। एंड मैं झांसी की रहने वाली हूँ और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली ऐसा कहना थोड़ा रॉन्ग होगा क्योंकि बाकी फैमिली ज़्यादा बेटर पोजीशन में कंपैरेटिव टू अस, शायद सब लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ICSE रहा पूरा। मेरे पेरेंट्स ने किसी तरह मैनेज किया, जैसे भी किया वो मैं आगे बताऊंगी। एंड मैंने कई सारे नेशनल कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स एट्सेट्रा में पार्टिसिपेट किया, कुछ जीते भी और डिसअपॉइंट होके कभी नहीं आई, कुछ ना कुछ तो हाथ में हासिल किया ही। जब से छोटी थी तब से एक चीज़ लगती थी कि भाई हमारे पास जो चीज़ें रही हैं या नहीं रही हैं, कई सारी चीज़ें होती है ना, हम एज अ मिडिल क्लास फैमिली भी हमें लगता है कि हमें बहुत प्रिविलेज है इन चीज़ों को मिलने का, बट कई सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिन्हें उस चीज़ का भी प्रिविलेज नहीं होता। तो ये हमेशा से एक थॉट था और पता नहीं एक बड़ा ही बुरा वक्त आया हमारे सबकी लाइफ में, दैट वाज कोविड। और एक जो छोटे छोटे से ख्वाब थे, जो छोटे छोटे से रूप में मैं करती थी, उसको एक बड़ा रूप मिला सबके थ्रू। हेल्पिंग हैंड्स साज ग्रुप मैंने स्टार्ट किया। उसके पहले मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 8 मैंने तब से ट्यूशन्स लेना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने टीचिंग भी स्टार्ट करी। अभी मेरे टीचिंग करियर को लगभग 7 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड मेरा एक छोटा सा हमारा ग्रुप है जिसमें कई सारे टीनेजर्स, यंगस्टर्स जो हैं, हम लोग मिलके जो भी थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। और ये एक प्रॉपर वे में हम लोगों ने कोविड में स्टार्ट किया, प्रॉपर वे में। एंड एक मेरा छोटा सा एक बिजनेस भी है, ऑनलाइन बिजनेस है हैंडक्राफ्ट एंड हैंडमेड आइटम्स का, जिसे साज स्टोर है एंड उसका नाम। और हम लोग उसके थ्रू भी लोगों को जो लोग एक्चुअली कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी मजबूरी हो जाती है भीख मांगना, बट उनके अंदर टैलेंट बहुत होता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। अभी तो काफ़ी छोटे लेवल पे है, बट हमारी कोशिश है कि हम इसे और आगे तक लेके जाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट मी तनीषा। बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ही प्यारी स्टोरी आपकी है। एंड जब कोई इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा होगा ना, तो उस चीज़ के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना ज़रूरी है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तभी इस फेज को क्लियर कर सकता है। और हाँ, सही बात है कि आपने कोविड वाला जो फेज बताया वो नॉर्मल लोगों की लाइफ के लिए भी बहुत हार्ड था। तो जो लोग कभी, मतलब जिनके लिए कभी कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं रहा, उनके लिए तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रगलिंग पार्ट होगा। एंड ऐसे में आपने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड आप हेल्पिंग हैंड जो अपना बता रहे थे, बहुत अच्छा आइडिया है। लिटरली बहुत अप्रिशिएट करना होगा इस चीज़ के लिए। तो आपको मैं जितनी भी तालियां बजाऊंगी ना कम पड़ेगी, तो वो मेरी ऑडियंस भी मेरा साथ देगी आपको अप्रिशिएट करने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में ये आया आपकी बातें सुनकर
कि ये जो आपने हेल्पिंग हैंड स्टार्ट किया है और आपका जो बिजनेस है, इसमें आपने साज वर्ड बहुत बोला है, तो इसका मतलब क्या है? ये ही नाम क्यों? ओके, सो बेसिकली इसको हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो मैं थी, तो एस मीन्स सौम्या, एंड जो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन के सामने आए वो अतुल थे, तो उनके नाम का ए, और इसके साथ ही मेरे पेरेंट्स का भी नाम के इनिशियल्स एस और ए हैं, तो वो भी इसमें था, और जे मीन्स जनता, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम। बट बाद में हमारे साथ एक टीनेजर था, और जब वो हमसे जुड़ा तो उसका भी नाम है सारांश। तो अब मैं ऐसा मानती हूँ कि वो साज का मतलब है सौम्या, सारांश, अतुल और जनता। वाओ। तो हम लोग एक छोटी सी कोशिश थी कि मतलब हम भी इससे जुड़े रहें। एक वो था कि जनता जिसके थ्रू हो रहा है उसका तो नाम डेफिनेटली होना ही चाहिए। तभी बड़ा प्यारा सा नाम साउंड कर रहा था, तभी मैंने सोचा क्यों ना जान लिया जाए कि इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि मैंने नोटिस बहुत किया, मतलब आप बोल रहे थे ना तो वो बड़ा प्यारा साउंड कर रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक आपने बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, एंड झांसी ऐसी जगह है जो कि सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए मानी जाती है, तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा फेज था जब आपने सोचा कि कुछ तो डिफरेंट करना है, तो वो चीज कब आई? कौन सा एक पर्टिकुलर फेज था आपकी लाइफ का? एक्चुअली देखो, जब हम लोग लाइफ को फेस कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग बहुत छोटे से ऐसा सोचते हैं, अरे बहुत प्रेशर है। जब हम लोग छोटे छोटे से भी होते हैं, सेकंड थर्ड क्लास में भी होता है, पढ़ाई का प्रेशर लगता है कहीं, तो ऐसे ही था। जैसे हम सभी की जर्नी होती है, छोटी छोटी सी चीजें लगती थी, बड़े बड़ा प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है। बट स्लोली चीजें समझ में आई कि प्रेशर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। तो ये सब मुझे समझने में आई वॉज 11 और 12 ईयर्स ओल्ड, तो मैं 7th-8th क्लास में थी, जब मुझे एक्चुअली पूरा सिनेरियो क्लियर था कि मेरे सामने क्या कुछ चल रहा है और मुझे क्या कुछ करना है। तो बैक देन आई यूज्ड टू ड्रीम कि मैं आर्मी में जाऊंगी, एंड 7th में मुझे स्पेक्स लग गए, तो वो तो वहीं सब शैटर हो गया। और उसके बाद सोचती थी कि इसी तरह के किसी डिफेंस उसमें जाऊंगी, बट यू नो लक लक प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। तो इधर से एक जो है ना कि दिमाग में चीजें आई कि ये मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है, इतना कुछ फेस किया है, और शायद ऊपर वाले ने मुझे किसी और रीजन से यहाँ भेजा है। इट्स नॉट जस्ट कि ऐसी नॉर्मल कॉमन लाइफ, और शायद हम सभी को किसी ना किसी रीजन से ऊपर वाले ने भेजा है, कोई ना कोई कॉज है। अब या तो हम अपनी लाइफ को वेस्ट कर दें एक नॉर्मल लाइफ की तरह, या तो एक अपना जो लाइफ का कॉज है उसे पूरा कर लें। ये ही है, और यही समझ में आया, और धीरे धीरे आगे और समझ आता ही जा रहा है। अभी जर्नी बहुत है, और भगवान का और आप सबका साथ रहा तो बहुत अच्छा होगा। आपका ये जवाब सुन के ना, तो मैंने जो इंट्रो में बोला था कि मेरी जो गेस्ट हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये दोनों ही टर्म आपके ना प्रूफ हो गए इस आंसर में, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग भी दिखे और आप पॉजिटिव भी रहे कि नहीं, अगर आर्मी साइड नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी लाइफ का कोई और मोटिव होगा, वो ढूंढ लेंगे। तो ये चीज बहुत बढ़िया, मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए, हर इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत जल्दी ना डिमोटिवेट हो जाते हैं फेलियर की वजह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आपने टीचिंग की फील्ड में आने का सोचा, तो स्टार्टिंग में आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और कैसे आपने उन चीजों को टैकल किया? ओके, सो आई स्टार्टेड टीचिंग, मतलब अगर मैं ट्यूशन बेसिस पे बताऊं तो मैंने जैसे कि बताया, आई वाज इन 8th क्लास, आई वाज बेयरली 12 इयर्स ओल्ड, एंड यू नो आप 12 साल के बच्चे से ज़्यादा समझदारी एक्सपेक्ट नहीं करते, है ना। कहीं ना कहीं वो एक स्टार्ट हो रहा होता है टीनेज का, और चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। बट मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। एक्चुअली स्टार्ट करने का भी कुछ इस तरह का था कि एक होता है ना
यूजुअली हमारे आसपास के लोग बड़े ही नेगेटिव टाइप के होते हैं। मैंने कई लोगों की लाइफ में देखा है। तो मेरे आसपास भी, नॉट अबाउट माय पेरेंट्स बट अदर देन पेरेंट्स, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। नेगेटिव कि मेरे पेरेंट्स इतना मुझे क्यों सपोर्ट करें। आई वाज द ओनली गर्ल चाइल्ड दे हैड, मतलब आई हैव नो सिबलिंग्स, आई एम द ओनली गर्ल चाइल्ड। तो उस टाइम पे ओनली गर्ल चाइल्ड को वो करना, तो वो एक उनके ऊपर, तो वो चीज़ें जो है ना, वो हमेशा आसपास वाले कहते थे कि तुम अपने पेरेंट्स पर बोझ हो, तुम अपने पेरेंट्स पर बोझ हो, या तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स एक नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें ना कहीं एक छोटे बच्चे को, और स्पेशली जब आप टीनेज में हो, आपको बहुत जल्दी चीज़ें लगती हैं। तो मुझे भी ना बड़ी हिट करती थी चीज़ें। क्यों बोल रहे हैं लोग ऐसे? क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों बोझ हूँ? तो फिर मैंने वो चीज़ करी कि भाई मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊँगी। मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी समझाया कि मत करो, इट्स नॉट नीडेड। बट आई वाज़ लाइक नहीं, मैं करूँगी बिकॉज़ मैं बोझ नहीं बनना चाहती। तो वहाँ से वो सफ़र स्टार्ट हुआ। छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाती थी पहले, और 10th तक आते-आते ये कंडीशन थी कि मैं खुद 10th में थी और मैं 10th के बच्चों को एसएसटी पढ़ाती थी। तो वो चीज़ ऐसे चली, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा। और जो मैं कहूँगी कि जो भगवान ने किया ना कि मुझे वो आर्मी लाइन से शिफ्ट कर दिया, अ, तो जो मुझे नहीं मिला, मुझे समझ में आ गया मुझे क्यों नहीं मिला। क्योंकि और शायद मेरी लाइफ का यही एम था और यही मोटिव था, टीचिंग भी। और एक्चुअली मेरा हमेशा से ये था कि मुझे, और मैं बहुत क्लियरली बोलूँ तो झांसी में उस टाइम पर एनवायरनमेंट ऐसा था कि हर बात पर आपको भाई साहब का, मतलब रानी का नाम आता था, हर चीज़ में एग्जाम्पल दिया जाता था। तो एक बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में, मैं इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ थी। तो मेरा ये था कि मुझे देश सेवा करनी है। मेरे जो स्कूल के डायरेक्टर थे वो भी रिटायर्ड थे आर्मी से, कैप्टन थे वो। तो मेरा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऐसे ही था कि मुझे देश सेवा करनी है, और हमें लगता है कि देश सेवा हमें करना है तो मतलब कि हमें आर्मी जॉइन करना है। बट टीचिंग में आने के बाद मुझे समझ में आया, वो जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल देश सेवा है। मैं बनती तो मैं शायद एक बनती आज। मुझे, मैं प्राउडली कह सकती हूँ, मेरे 5 बच्चे आज आर्मी में हैं, और आने वाले पता नहीं कितने बच्चे आगे जाके देश की सेवा करेंगे अलग-अलग रूप में। बहुत ज़्यादा ही डीप सोचते हो यार आप। मतलब इतना पॉजिटिवली कैसे सोचते हो ना, समझ नहीं आता। मतलब अगर कोई चीज़ किसी पर्सन से छीन ली जाए ना, तो बहुत लंबे टाइम तक बस डिप्रेशन को पकड़ के बैठ जाता है। लेकिन आपने आर्मी जाने के बाद टीचिंग को होल्ड किया एंड उस चीज़ को भी इतना ब्यूटीफुली मतलब सोचा है, लिटरली बहुत अच्छा है। लाइक मैंने मोस्टली देखा है लोग टीचिंग करने चले जाते हैं, बट उनके बहुत अजीब से रीजंस होते हैं टीचिंग ज्वाइन करने के। तो वो या, रीजन मुझे ना बहुत अजीब लगते हैं और सेटिस्फाइंग नहीं लगते। बट आज आपने जो रीजन दिया है ये बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे। तो आपके जैसे टीचर अगर मिलते रहेंगे ना, तो सच में भी देश बहुत आगे जाएगा। तो ऐसे ही आप पढ़ाते रहो एंड आई विश कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो आपका नाम जरूर रोशन करें। फिर हम उनका भी थैंक इंटरव्यू यू, लेंगे। आई होप द सेम। हाँ, डेफिनेटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने जो हेल्पिंग हैंड स्टार्ट किया है, उसको जब आप स्टार्ट करने का सोच रहे थे, तो आपने सबसे पहले क्या सोचा उसे स्टार्ट करने के लिए, एंड कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके इस आइडिया को आगे तक लाने में अभी तक सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है? तो जब एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया, तो पहले हम लोग बहुत छोटे लेवल पे करते थे। कोई फेस्टिवल्स होते थे तो हम लोग डोनेशंस करने या फूड ड्राइव करने जाते थे, बहुत छोटे लेवल पे था। कोविड आया, और एक दिन की बात है कि मैं, तो जैसे कि मैंने आपको नाम का मीनिंग बताया, वो साज का। तो अतुल एक दिन कोविड के टाइम पे रास्ते में जा रहे थे, और एक दादी वहाँ पर बैठी हुई थी जिनका कहना था कि आप हमें खाना दे दो।
सो उनने कहा कि भाई आप पैसे ले लो, क्योंकि वी डोंट कैरी फूड ऐसे रैंडमली ना। तो उन्होंने कहा आप पैसे ले लो। उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे का क्या करेंगे, खाना तो नहीं मिलेगा ना पैसे से। कोविड के टाइम कहीं खाना नहीं था उन लोगों के लिए। तो वो एक ना एक अलग सा एक शॉक लग गया उस बात से। और कंडीशन ये हुई कि उनका घर लगभग उस जगह से 5 to 6 किलोमीटर दूर है। वो वहां गए, उनने खाना बनवा के एंड फिर उनने वो उधर पे दिया। वो हम लोगों के लिए एक ना पॉइंट था जहाँ पर हम लोगों का, उनने कहा कि भाई आई वॉन्ट टू हेल्प देम, ऐसे नहीं देखा जा रहा है। एंड आई वॉज लाइक कि जब हम इस चीज़ में उतरते हैं ना, तो हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारे साथ आएगा, हमारी फैमिली हमारे साथ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोड पर एक को खाना देने जाएंगे, उस दिन भी यही हुआ, एक को दिया, 10 और बैठे थे वहाँ जिनके हम हेल्प नहीं कर पाए। तो जब ये पॉइंट आया ना, तो ये था कि अगर हम खाना देने जाएंगे तो कोई ना कोई तो भूखा रह जाएगा, हम सबको नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर हम सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें मतलब सपोर्ट चाहिए। और तो मैंने उनको एक चीज़ बोली कि भाई आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस, बट मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और के भरोसे ये करना है। हमें जो करना है अपने भरोसे करना है। ये नहीं सोचना है कि कोई और आके हमारे लिए खाना बना देगा या कोई और आके हमें फाइनेंस कर देगा। तो जो भी है वो हमें करना है। तो शुरू जब हमने किया तो सिर्फ हम लोगों के फाइनेंसेस थे और खाना तो लगभग पर डे 150 से 200 लोगों का खाना खुद कुक करते थे। और वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। धीरे धीरे कई सारे यंगस्टर्स, एंड आई एम सो प्राउड टू से दिस कि यंगस्टर्स एज बिटवीन 18 to 25 दे वर विद अस। और हम लोग ने हेल्पिंग हैंड्स को एक विद इन 1 वीक हम एक अच्छा खासा पेस पकड़ चुके थे। वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू मोर देन 500-600 पीपल। एंड अलग अलग तरह से हम हेल्प कर रहे थे। कहीं हेल्प क्या, वी वर जस्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी व्हाट वी गॉट। एंड सारांश ने जो पहला ब्लड डोनेशन किया था, तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे एंड आई एम सो प्राउड टू से दैट वो लड़का आज पता नहीं कितनी बार ब्लड डोनेशन कर चुका है उसके बाद। एंड सभी टीनेजर्स को ब्लड डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और ना सिर्फ उनकी हेल्प होती है, आपकी भी बॉडी बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देती है। तो मैं अतुल और एक लड़का था श्याम, जो हम लोग बिल्कुल बेस लेवल पे कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे इतने लोग जुड़ते गए। मेरे टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, जो मेरे स्कूल टीचर्स थे, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। टाइम पे सारांश की एज जो थी, ही वॉज वेरी यंग। तो हम लोगों को बहुत डर लगता था कि वो बोलता था कि मुझे ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है, तो हम लोग कहते थे नहीं, तुम्हें ग्राउंड लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ही वॉज barely 18 और हम लोग को डर लगता था कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो फिर उसको ले जाने से कतराते थे। बट वो लड़का इतना डिटरमाइंड था कि आज मैं कह सकती हूँ कि साज हेल्पिंग हैंड साज जितना मेरा नहीं है, उससे ज़्यादा सारांश का है। और इस सारांश की पूरी एक फ्रेंड्स की टीम है जो इसको इतने अच्छे से रन कर रही है। मेरी एक बहुत बड़ा विजन है कि जो बच्चे एक्चुअली अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें नहीं प्रॉपर एजुकेशन मिल पा रही है, तो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। इस पर कोशिश कर रही हूँ आगे काम करने की। दैट्स सो गुड एंड आई विश कि जैसे आपने अपने बताया कि सारांश जो है बहुत अच्छे से आपके मतलब साज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ऐसे ही आई विश कि आपकी टीम में और भी लोग आए, क्योंकि जब टीम बढ़ेगी ना, तो ये जो आप अच्छा काम कर रहे हो ये और ज्यादा फैलेगा। क्योंकि इस काम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, हेल्प की बहुत जरूरत होती है, एंड लोग बिजी लाइफ की वजह से हर कोई टाइम देता नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने बताया कि आपके फैमिली वाले बहुत प्यारे हैं, तो बताइए थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। ओके, सो बेसिकली फैमिली में तो मैं, मम्मी पापा, बस इतने ही हैं। तो अब थोड़ी सी फैमिली एक्सटेंड हो रही है, तो जब होगी तो आप लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। तो सपोर्ट
तो ऐसा है कि उस टाइम पे ओनली गर्ल चाइल्ड को रखना, उसे बेस्ट एजुकेशन देना, बेस्ट फैसिलिटी देना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने उन लोगों के द्वारा जो उन लोगों ने नेगेटिविटी फेस की थी वो मैंने देखी है। मैंने देखा है कि कितने टाइम तक उनको लोग बोलते रहे कि दूसरा कोई लड़का कर लो, या इस तरह की चीज़ें, या क्यों इस पर इतना एक्सपेंस कर रहे हो, या क्यों पढ़ा रहे हो इसे इतने अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो। तो मेरे पेरेंट्स वर नेवर अफेक्टेड फ्रॉम, दिस वाज द बेस्ट थिंग, यू नो। दे वर सो फर्म कि हमारी एक बच्ची है और हम उसे बेस्ट एजुकेशन, मतलब मैं अपनी क्लास में एक ऐसी स्टूडेंट हुआ करती थी कि किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है, आप लोग भी जानते होंगे कि प्राइवेट स्कूल्स का एक बहुत सीधा सा फंडा है, आपको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है। एंड यूजुअली क्या होता है कि हर बच्चा, पता नहीं मम्मी पापा हाँ करेंगे कि नहीं। एंड मेरे स्कूल में ये सीन था कि मेरे टीचर्स नाम लिख देते थे कि इसके तो पापा हाँ कर ही देंगे। तो मतलब मुझे ऐसा याद नहीं है कि कभी मेरे फादर ने ये बोला हो कि ये मत करो सौम्या, या दिस इज नॉट नेसेसरी, नेवर। यही रहा। और हमेशा एक जो कहते हैं ना, कभी ये भी प्रेशर नहीं था, परफॉर्मेंस, कहते हैं ना परफॉर्मेंस प्रेशर बच्चे पे रहता है कि भाई अगर हम तुम पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तुम्हें हमें रिजल्ट देना पड़ेगा। मेरे ऊपर कभी ये प्रेशर भी नहीं था। सो आई रिमेम्बर व्हेन आई, मेरे 12th बोर्ड एग्जाम्स थे, बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर थे, और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। तो मैंने पापा से बोला कि पापा टेंशन हो रही है। पापा ने कहा किस बात की? मैंने कहा पापा 12th के एग्जाम्स आ गए, 12th के पेपर आ गए हैं। तो पापा ने कहा कि क्या होगा, ज़्यादा फेल हो जाओगी, कोई बात नहीं। तो मैं ना, वो जो पापा ने वो जो स्टेटमेंट बोला था ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक फादर जो शायद इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए, इतना सबके ताने सुन रहे हैं, और उसके बाद मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स की जितनी सैलरी थी उतनी मेरी फीस थी। तो उसके बाद भी वो लोग मेरा कर रहे थे और इतनी नेगेटिविटी फेस कर रहे थे, उसके बाद भी ये बात कहना बहुत बड़ी बात होती है। दे नेवर एक्सपेक्टेड, स्पेशली माय फादर नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं कोई ऐसे रिजल्ट लेके आऊंगी तो ही वो मुझे सपोर्ट करेंगे। होता है ऐसा कि एक पॉजिटिव होता है तो एक थोड़ा सा ऐसा होता है डांटने वाला। तो मम्मी डांटती थी, बट आई मस्ट से कि उनने उतना डांटा और उतना कहा तो शायद आज ये सब हो पा रहा है। अदरवाइज वो तो फिर कैसे स्पॉइल होने के लिए तो कहीं भी स्पॉइल हो सकते थे। बट एक कहते हैं ना कि लड़कियों के सबसे अच्छी दोस्त उनकी माँ ही बन जाती है, पता नहीं चलता कब बन जाती है। तो मैं उस टाइम को कभी समझ ही नहीं पाई कि कब मम्मी से डर लगते लगते आज मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। तो मतलब एक होता है ना कि कोई बात मम्मी को नहीं बताई तो दिमाग में चलता रहेगा, मम्मी को नहीं बताई, मम्मी को बताना है, मम्मी को बताना है। तो टू वेरी ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ माइन, माय मदर एंड फादर ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद भी जो लाइफ में अतुल का भी सपोर्ट मिला, आई मस्ट से कि बहुत ही ग्रेट। मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ, क्योंकि मेरा ना फियर था ये कि पता नहीं कोई इतना सपोर्टिव होगा कभी कि नहीं होगा। बट सीरियसली एक वो बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे उनकी तरफ से भी मिला और मिल रहा है। तो यही मेरी लाइफ की पूंजी है, यही मैंने अर्न किया है, और यही बस जो है। तो यही मेरे फ्रेंड्स हैं, यही मेरी फैमिली है, यही मेरा वर्ल्ड है। इतनी छोटी सी है मेरी दुनिया। छोटी दुनिया प्यारी दुनिया। आपके पापा के बारे में जितना मैंने सुना, अब मेरा मन है कि मैं उनसे भी मिलूं, क्योंकि मैं आपकी मम्मा से तो मिली हुई हूँ, एंड आई वांट कि मेरी ऑडियंस को पता चले कि लिटरली आपके पेरेंट्स बहुत स्वीट हैं, एंड इवन नॉट फॉर ओनली यू, मेरे लिए भी वो बहुत स्वीट हैं एंड बहुत सपोर्टिव हैं। एंड इवन आपकी मम्मा मेरी मम्मा से भी कई बार बोल जाती हैं कि तनीषा को ऑडिशंस देने भेजो, मुंबई भेजो गाने के लिए, हम सपोर्ट करेंगे। तो ये चीजें ना दिखाती हैं कि हाँ, सामने वाला फेक नहीं है, ये बहुत रियल हैं, बहुत प्योर हैं। तो आपकी मम्मा से मिलके तो हमेशा मन खुश हो जाता है, और वो अपने हाथ का जब खाना Same खिलाती is हैं तो with yours.
same is with yours even. So she is also a very beautiful lady in my life, and I usually don't like calling someone mother. I reserve that word for my mother only, but I got one lady in her. She is very sweet, and yeah, हम लोग कई बार आपके बारे में बात करते हैं कि आप कितनी टैलेंटेड हो, एंड आई रिमेम्बर कि हम लोगों ने लास्ट वीक सिर्फ तुम्हारे बारे में बात की थी. वही आई हैव रेड योर बुक्स, बहुत अच्छी हैं, यू राइट सो वेल, एंड वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन. बिल्कुल जल्दी आएगी, नॉवेल आएगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि इंटरव्यू आपका है मेरा नहीं है, मैं बोलना चाहती तो बहुत लंबा चला जाएगा. सो नेक्स्ट है कि आपने बताया कि आप नेशनल लेवल पर भी एज ए स्टूडेंट गए और आपने कई कॉम्पिटिशन्स जीते भी. तो जब वो फर्स्ट मेडल या ट्रॉफी मिलती है तब वो जो एक्सपीरियंस होता है तो कैसा लगा, एंड आपके पेरेंट्स के क्या वर्ड्स थे जब आप वो अचीवमेंट उनके सामने लेके गए? तनीषा, फील तो तुम भी बहुत अच्छे से रिलेट करती होगी. हम एक्चुअली सक्सेस सबके लिए अलग अलग मीन करती है. किसी के लिए सक्सेस होती है $1 बिलियन और किसी के लिए सक्सेस होती है एक ब्रेड का टुकड़ा. तो जब मुझे मेरा पहला मेडल मिला, तो पहला मेडल मुझे 3rd क्लास में मिला था. दूसरा मेडल मुझे 4th क्लास में मिला था, जो कि गोल्ड मेडल था, मेरी लाइफ का पहला गोल्ड मेडल, जिसमें मेरी नेशनल रैंक 4th थी साइंस में. तो बहुत अलग ही डिफरेंट वे का वो था, एक डिफरेंट ही फील था, क्योंकि कभी ऐसा फील ही नहीं किया, मतलब कभी ऐसा सोचा ही नहीं था. और एक छोटे से बच्चे को गोल्ड मेडल की वैल्यू नहीं समझ आती है, बट उसे इस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है कि अरे मैंने कुछ अचीव किया, देखो सब लोग मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं, देखो धीरे धीरे मैं भी टीचर्स पेट हो रही हूँ. नहीं होते हैं क्लासेस में टीचर्स पेट टाइप पीपल. तो वहाँ जो वो पहला मेडल था, आई रिमेम्बर सो क्लियरली. एंड मैंने फादर, एक्चुअली वो 2-3 स्टेजेस में वो कंपटीशन हुआ था, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे फादर ने मुझे किसी भी स्टेज पे रोका नहीं कि रुक जाओ या नहीं जाते हैं, एक्सपेंस हो रहा है, कुछ नहीं. वो मेरे साथ गए कई जगह पे कि वो कंपटीशन में कम्पीट कर पाऊँ, एंड आई सिक्योर्ड 4th नेशनल रैंक. एंड जब पेरेंट्स को दिखाया तो उनकी जो आंखों में वो प्राउड फीलिंग थी, और जो उनका विजन था कि तुम्हारा एक रूम बनवाएंगे जिसमें एक वॉल होगी जिसमें सिर्फ तुम्हारे अवार्ड्स और मेडल्स होंगे. एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एक आज मेरे पास इतने अवार्ड्स मेडल्स हो गए कि मेरी एक वॉल है जिसमें मेरे अवार्ड्स, मेडल्स और अचीवमेंट्स रखे हैं. एंड बट स्टिल ऐसा होता है ना कि कुछ लोग तो नेगेटिविटी ही फैलाने के लिए होते हैं, तो नेगेटिविटी तो हमें उसमें भी मिली है. तो बट वो जो पॉजिटिव होता है ना, उसको ही देख के खुशी इतनी हो जाती है कि हम नेगेटिविटी इग्नोर कर देते हैं. तो लाइक आपने बोला कि लाइक सक्सेस सबके लिए अलग अलग होती है. लाइक ये चीज सच में मैं भी एग्री कर रही हूँ इस चीज पे, क्योंकि मेरे पास भी अब कलेक्शन हो गया है अच्छा खासा हर चीज का, ट्रॉफी का, मेडल का. पर जो फर्स्ट ट्रॉफी होती है वो अलग ही लेवल का ना रोलर कोस्टर वाली फीलिंग देती है. मतलब हाँ, यस, फुल, अरे हमने कर दिखाया फाइनली. देन वो मोटिवेशन का भी काम करती है. तो राइट, आई एम एग्री विद दिस, एंड आई होप कि आपकी वो जो अलमारी है, वो जो वॉल है, वो और भी ज्यादा फुल हो. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी स्टोरी सुनने के बाद शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लाइफ में आप कुछ स्टार्ट करें, जो शायद डिमोटिवेटेड थे आज मोटिवेट हो जाएं. बट क्या होता है ना, जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट कर लो, ये तो बहुत लोग बोलते हैं कि करो करो करो, बट कैसे करो ये लोग नहीं बताते. तो आपकी साइड से कोई एडवाइस या गाइडेंस हमारे यूथ के लिए जो डिमोटिवेटेड रहते हैं एंड अपने डर की वजह से रह जाते हैं? मैंने सीखा है वो ये है कि आपके आसपास ना बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत नेगेटिविटी देंगे. आपको क्या करना है, आपको वो सारी नेगेटिविटी को इग्नोर करना है, और उसमें पॉजिटिव क्या है बस उसे कैच करके आगे बढ़ना है. तो ये आपका फोकस होना चाहिए. एक बहुत छोटा सा इंस्टेंस देती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैंने कई बार देखा है कि होता है कि वो कोई और सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं और आसपास से प्रेशर होता है कि भाई नहीं ये सब्जेक्ट नहीं,
ये सब्जेक्ट इसमें तुम तो, अगर ये सब्जेक्ट तुम पर्टिकुलरली पढ़ रहे हो तो तुम तो मतलब तुम डफर हो, तुम्हारा नॉलेज लेवल 0 है, ठीक है, तुमने ये सब्जेक्ट इसीलिए चूज किया होगा क्योंकि तुम्हें आता नहीं होगा, है ना, तुम्हें बाकी सब्जेक्ट नहीं आ रहे होंगे। तो ये मैंने एक बहुत छोटा सा इंस्टेंस दिया। अभी इससे क्या होता है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ये मैसेज मेरा पेरेंट्स को भी है कि आप ये चीज ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे को आसपास का एनवायरनमेंट कहीं इतना डिमोटिवेट ना कर दे कि वो कुछ करने की इच्छा ही अपने अंदर से खत्म कर दे, क्योंकि शायद वो आर्ट्स में जाके बहुत अच्छा कर सकता है। क्यों, हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं मोस्ट ऑफ देम वो आर्ट्स लेते हैं। कॉमर्स से क्या, सीए अगर सोसाइटी में नहीं होगा तो क्या चल जाएगा, मीडिया नहीं होगी तो क्या चल जाएगा। हर किसी का एक अपना रोल है और हर किसी को अपना रोल प्ले करने देना चाहिए, उनको क्या करना है वो करने देना चाहिए। और अगर आपको कोई नेगेटिविटी दे रहा है ना, बस उसमें से पॉजिटिविटी पिक करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि जब मुझे मेरा पहला मेडल मिला तो मैंने, आई वुड नॉट मेंशन द नेम, बट मैंने किसी को दिखाया वो मेडल। और जब मैंने वो मेडल दिखाया तो उन्होंने मुझे अपने पॉकेट से 50 रुपीज निकाल के दिए और कहा कि हर मेडल के 10 रुपए, और इससे ज्यादा मेडल तुम नहीं ला पाओगी। तो आई वॉज इन 4th क्लास, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे बस वो एक लाइन समझ में आई। तो मुझे सिर्फ वही बात समझ में आई जो उन्होंने वो कहा कि इससे ज्यादा मेडल तुम्हें नहीं मिल सकते। तो मैं बड़ा फर्म थी कि मुझे इससे ज्यादा मेडल चाहिए हैं। तो जब मेरा स्कूलिंग भी खत्म हो गया तो उसके बाद भी मेरे दिमाग पे ये चीज इतनी चढ़ी हुई थी कि भाई अब मुझे मेडल्स कहाँ से मिलेंगे, अब मुझे सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेंगे, अवार्ड्स कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने बाकी जगहों पे चीजें करना स्टार्ट करी, ऑनलाइन चीजें स्टार्ट करी कि नहीं मैं इस सफर को नहीं रोक सकती और मुझे अब वॉल नहीं चाहिए, अभी मुझे रूम चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। तो क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, सी यू हैव टू इग्नोर। सही बात है, मतलब सही एडवाइस एकदम। एंड पेरेंट्स के लिए जो आपने एडवाइस दी है वो बहुत जरूरी थी, बिकॉज इवन मेरे भी कई जूनियर्स हैं जिन्होंने डिसाइड कुछ और किया था, बट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर एंड आसपास के लोगों की बातों की वजह से एंड अपने खुद के कजिन्स की वजह से, जो खुद डरा देते हैं मतलब उन्हें कि अरे नहीं इधर आओगे तो कुछ मतलब नहीं है, ट्राई समथिंग एल्स। जबकि उन्हें भी ये चीज समझनी चाहिए कि जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगा कि उसमें क्या अच्छा है क्या गलत है। एंड अगर कोई अपनी मर्जी से उस चीज को चुन रहा है तो वो उसका बुरा भी झेल जाएगा। या करेक्ट, एब्सोल्यूट। तो अभी एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर पुरानी सौम्या, मतलब जिन्होंने अचीवमेंट्स नहीं लिए थे और उन्हें बस नेगेटिविटी सुनने को मिल रही थी, एंड अभी जो सौम्या मिश्रा हैं जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, उनमें क्या फर्क है वो हम जानना चाहेंगे। तनीषा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया तुमने एंड मैं इसका आंसर डेफिनेटली देना चाहूंगी क्योंकि इसमें ना कई सारे सेगमेंट्स में मैं इसको आंसर करती हूँ, शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए तो डोंट माइंड। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी इस चीज़ से कि मैं छोटे से ना फैटी रही हूँ, मैं अच्छी खासी मेरी हेल्थ है। एंड हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को उनके हाइट, वेट, कलर के बेसिस पे जज करना, जो कि मुझे नहीं लगता कि करेक्ट है। किसी की ब्यूटी को आप तारीफ कर सकते हैं, बट उसको लेके उसे डिग्रेड करना करेक्ट नहीं। मैं छोटे से जो ये चीज फेस करती थी, हेवी वेट थी, तो आप एक नॉर्मल कपड़े, मतलब इतना ज्यादा आसपास की नेगेटिविटी ट्रॉमेटिक हो जाती है कि टिल डेट मुझे टेलर के पास जाना पसंद नहीं है। कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे डर बैठ गया उस चीज का, मुझे कपड़े लेने जाना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे डर लगता है कि जो स्टेटमेंट वहां से आएगा वो मुझे शायद हर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो वो पहले वाली सौम्या थी ना, वो उसने आई लव्ड डांसिंग, मुझे डांस करना बहुत पसंद था एक टाइम पे। तो वो ना उसने डांस करना बंद किया था क्योंकि लोग कहते थे कि इतनी मोटी है वो डांस करती है, या मैं बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाती थी। और आज मैं कहती हूँ आई एम अ हेल्दी गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ माई बॉडी। मेरा कलर अगर व्हीटिश है तो मैं खुश हूँ कि मेरा कलर व्हीटिश है, अच्छा है मैं गोरी नहीं हूँ, या मैं मतलब मैं जो भी हूँ, मैं अपनी स्किन में बहुत हैप्पी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी स्किन को लेके कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं ऐसी दिखती हूँ वो ऐसा दिखती है। आप जैसे हो ना, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। और मेरे अंदर जो छोटे छोटे डर अभी भी बचे हैं, आई एम प्रीटी श्योर आने वाली सौम्या में उसमें भी डिफरेंस आएगा।
तो आई एम एक छोटा सा डिफरेंस ये मैंने अपने अंदर खुद नोटिस किया है कि भाई हाँ, मैंने इतना डिफरेंस तो अपने अंदर लाया है। पहले की सॉन्ग में जैसे कि तुमने अपने लुक को लेके भी बताया कि दैट स्टेज फियर, दैट थिंग्स, वो चीज़ें मैं क्योंकि एक इंट्रोवर्ट पर्सन, आज भी मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे फोन कॉल पे बात करना आज भी नहीं आता, तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट रही हूँ और मुझे भी स्टेज फियर कहना गलत होगा, स्टेज फियर तो नहीं, बट एक अलग सी एंजाइटी सी होने लगती थी। तो आज भी ऐसा होता है कई बार कि स्टेज पे होती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे डर नहीं लग रहा होता, मुझे कुछ नहीं हो रहा होता, बट माई हैंड स्टार्ट शेकिंग, इट्स एक्चुअली अ डिजीज, तो वो होने लगता है, बट मुझे डर नहीं लग रहा होता। तो वहाँ से यहाँ तक का सफर पूरा किया है, स्टेज फियर से लेके स्टेज लवर तक का, कि आज मेरा पहला प्यार मेरा स्टेज है। तो अगर मुझे कहा जाए 24/7 भाषण दो, तो मैं 24/7 भाषण दे सकती हूँ। तो ये एक डिफरेंस मुझ में मैंने नोटिस किया है। और तीसरा जो डिफरेंस मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस रहा, वो ये था कि पहले की सौम्या का जो थी वो आंसर नहीं करती थी, कुछ भी बोल दो। आज की सौम्या आंसर करती है, और शब्दों से नहीं करती है, कर्मों से करती है। बहुत बढ़िया है ना, मतलब मुंह से तो कोई भी बोल देगा, एक्शंस वो जो हम मैं सब अपनी काम करके करते हैं ना, वो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि ये जो आपने बताए हैं ना, ये चेंजेस मुझ में भी आए, और इसी वजह से शायद मुझे आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी फील हुई थी, एंड दैट्स द रीजन कि मैं आपको फर्स्ट एपिसोड में लेके आई हूँ, बिकॉज वो होता है ना कि एक कंफर्ट एंड बहुत सिमिलैरिटीज लगती हैं, एंड मे बी जो चीजें मैंने अपने बारे में एक्सप्रेस नहीं की एंड सेम एक्सपीरियंस आपके पास हो, तो आप ज्यादा बेटर एक्सप्रेस कर दो। मतलब वो फैमिली को एडवाइस दिया आपने, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप अगर इसी पॉइंट में और कुछ कहना चाहती हैं तो बिल्कुल कह सकती हैं, बाकी फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। That's all from my side, Tanisha. The thing is, stop considering yourself lesser than anyone. Just stop doing that. This is the message for each and everyone whosoever is watching this. कि भाई बस खुद को कम आंकना बंद कर दो। आप कम तो नहीं हो, आप अभी तक अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हो। एक्सप्लोर करो। एंड जैसा कि मैंने कहा, सक्सेस सबके लिए सेम नहीं होती। हो सकता है आपके लाइफ में आपका कोई कजन हो जो, या आपका कोई दोस्त हो जो आप, या आपका सिबलिंग ही हो जो आपसे शायद लाइफ में आपको लगता हो कि भाई वो तो 1 मिलियन कमाता है, बट शायद उसे 1 मिलियन कमाना उसके लिए हार्ड नहीं होगा, या उसके लिए वो सक्सेस है क्योंकि वो जिस पॉइंट पे था वहां से वो आगे बढ़ गया। ठीक है, अभी अगर एक हम गरीब की बात करें, एक पर्सन होता है, हमने हेल्पिंग हैंड्स में देखा है ये चीज, कि एक पर्सन होता है जो बेरली एक वक्त की रोटी कमा पाता है, तो अगर उसे हम 10,000 की नौकरी दे देना तो वो खुद को बहुत लकी समझने लगता है ना। और कि बहुत बड़े, बट अगर आप किसी एक नॉर्मल पर्सन को बोलो 10,000 की नौकरी, तो वो शायद उस चीज को लेट गो कर, अरे दिस इज नॉट सक्सेस, वो उस चीज से ट्रॉमेटाइज हो जाए कि मुझे देखो, मुझे किस चीज का ऑफर हो रहा है, 10,000 का ऑफर आ रहा है, मेरे साथ वाले को 1 मिलियन का ऑफर आ रहा है। आप ये देखो कि आप कहाँ से कहाँ आए हो, ये मत देखो कि कौन कहाँ जा रहा है, बस अपना देखो कि आप कहाँ से कहाँ आए हो। तो दैट इज सक्सेस फॉर यू, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत प्यारी बातें आपने बोली हैं। आई होप कि लोग ये थॉट्स ना अपनी लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि अगर ये चीजें लोग अप्लाई करेंगे ना, तो मेरे साइड ज्यादा लोग आएंगे इंटरव्यू में। ये मेरे लिए जो सक्सेस है वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा ना, एंड देखने में भी अच्छा लगेगा कि आपके थ्रू, मेरे थ्रू, या किसी भी पर्सन के थ्रू हम मोटिवेट होके अपना ही बेटर वर्जन बन रहे हैं, तो हमारी कंट्री के लिए बहुत बढ़िया है। फिर भले ही हमने जो सोचा हम वो बने ना बने, हम जो हैं उसमें ही कुछ बड़ा कर दें। सो सीरियस बातें बहुत कर ली, बहुत ज्ञान की बातें होगी। अब आएगा हमारे शो का मेन सेगमेंट, बवाल सवाल, क्योंकि ये थोड़े टेढ़े सवाल है और एक टाइप का पोल खोल टाइप का भी ये सेगमेंट है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर सीरियस एंड इंस्पायरिंग पर्सन का भी बचपन होता है, अंदर एक चाइल्ड होता है, और कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो सिर्फ हमें या हमारे स्पेशल लोगों को पता होती हैं, एंड लोगों को लगता है परफेक्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी पोल होती है, सब बदमाश हैं, सब के सब। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। तो
इस सेगमेंट एब्सोल्युटली। में मेरे 2 सवाल हैं, बहुत प्यारे हैं। एक थोड़ा स्वीट है एंड एक थोड़ा सा पोलखोल टाइप का है। तो क्वेश्चन इज कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जिसको मतलब आप बदल ही नहीं पाए आज तक, एंड आज भी आप अपने मम्मा या पापा से उस चीज के लिए डांट खाते हो और आप आज भी उसकी वजह से एक बेबी जैसा फील करते हो? मैं अब सोच रही हूँ मैं कौन सी मेंशन करूँ, इतनी सारी है। तो लेट मी थिंक मैं कौन सी एक्चुअली मेंशन करूँ। एक जैसे कि मेरी एक बड़ी खराब आदत है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं अपना बेड जो है वापस से सेट नहीं करती। तो एक तो वही डांट है। दूसरी जो शायद कई लोगों को पड़ती होगी, मैं कई बार, नॉट ऑलवेज बट कई बार ऐसा करती हूँ कि मैं अपना यूज्ड टॉवल बेड पे छोड़ देती हूँ एंड माय मम्मा तो वो ये 2 आदतें तो मैं बोल सकती हूँ। तीसरी आदत एक और है, मैं फॉर एग्जांपल अगर पढ़ रही हूँ या जो भी काम कर रही हूँ, तो उसका सारा सामान जहाँ फैला है वो फैला रहेगा और मैं बोर हो गई, मैं वहाँ से उठ के चली जाऊँगी एंड देन आई विल फॉरगेट टू कम बैक एंड टू पैक अप ऑल द थिंग्स एंड आफ्टर दैट मुझे याद दिलाया जाएगा कि मैडम आप ऐसा कुछ करके आई हैं, तो आप जाके करेंगी, आप खाएँगी। तो सो अच्छा लगा आपका ये बच्चे वाला साइड देख के कि थैंक गॉड कि सिर्फ हमारे घर में ऐसा नहीं देखा जाता, तो अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया था, कौन था वो पर्सन कि आपको उसके साथ अपनी लाइफ स्विच करनी है? टू बी ऑनेस्ट तनीषा, तो मैं सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस बहुत कम होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा, वही जो आपने सेगमेंट के पहले बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सामने है उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो शायद हमने नहीं देखी है या हमने नहीं सुनी है। तो मैं सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस बहुत कम होती हूँ। बट जब मैं कहूँ कि एक नॉर्मल लाइफ में, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरी जब मैं टीचिंग लाइन में आई तो मुझे अपनी इंग्लिश टीचर बहुत याद आती थी। तो हर नेम इज सिबी मैम, सिबी शारन नाउ, शी वाज सिबी श्रीवास्तव बिफोर मैरिज। तो मैं जब टीचिंग लाइन में आई तो मैं बड़ा हमेशा सोचती थी कि मुझे ना सिबी मैम जैसा बनना है, मुझे सिबी मैम जैसा अचीव करना है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज लाइक, वो बहुत ही मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग थी। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी थी, उनसे बहुत डर भी लगता था, वो पढ़ाती भी बहुत अच्छा थी। तो मतलब इतना कुछ था ना उनके अंदर, इतने टैलेंट थे। वो भी स्टेज पे बहुत अच्छा बोलती थी, वो जब बोलती थी तो ऐसा लगता था बस ऐसे बैठ के सुनो, इतना अच्छा बोलती थी। तो मुझे ना बहुत मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं उनसे इतना इन्फ्लुएंस होंगी। तो आज भी कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं कई बार सिबी मैम के ही डायलॉग्स क्लास में रिपीट कर जाती थी। एज़ अ टीचर जब मैं थी, तो मैं कई बार सिबी मैम के डायलॉग्स रिपीट कर जाती थी एंड देन आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे ऊपर सिबी मैम का भूत चढ़ गया है और मैं बिल्कुल सिबी मैम को कॉपी करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो नॉट सेलिब्रिटी बट हाँ, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। तो यस, सिबी मैम। एक्चुअली मेरे क्वेश्चन का यही मतलब था कि बस मुझे यही जानना था कि ऐसा कोई पर्सन है जिसकी तरह आप लाइफ मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हो या उसकी तरह बनना चाहते हो, यही सब जानना था। एंड आई नो जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता है ना, तो एक किसी ना किसी पॉइंट पे या तो हम उसे कॉपी करते हैं या फिर उसको लेके हम इतना बचकानी हरकतें देते हैं ना कि जैसे अभी आपने बोला ओ माय गॉड मुझ पे शिवी मैम का भूत सवार हो गया। तो वो यही चीजें हैं जो मैं लोगों के सामने इस सेगमेंट के थ्रू लाना चाहती थी। लास्ट मैं यही पूछना चाहूंगी, कैसा लगा आपको शो पे आके एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करके? बताइए थोड़ा, और अगर कोई एब्सोल्युटली सजेशन। ग्रेट। मतलब ये बहुत ही मजेदार रहा तनीषा। मैं मतलब मेरा इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था जितना ये अच्छा रहा। एंड आई वुड लाइक ऑल द यंगस्टर्स टू बी लाइक तनीषा एक्चुअली, जो इतना कुछ कर रही है, इतनी मल्टी टैलेंटेड है एंड अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। आप जो कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसे करिए और हंसते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बस यही है। एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी कहानी को सुनने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया एंड इतना टाइम दिया एंड अपनी स्टोरी इतने प्यार से मतलब पूरी सुनाई एंड शेयर की। एंड आई विश कि आपकी एडवाइसेस सब लोग ट्राई करें लाइफ में कुछ करने के लिए उससे। एंड जुड़े रहिए। आई विश के मेरी पब्लिक आपके हेल्पिंग हैंड साज एंड साज स्टोर्स दोनों पे विजिट करे एंड आई वॉन्ट देम कि वो जरूर जाएं, क्योंकि अगर एज अ ऑडियंस वो ये चीज नहीं करेंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना, और हमने जो इतनी देर से बातें की हैं कुछ वर्थ ही नहीं रहेगा। तो अगर मेरी साइड से कुछ भी
होता है, इस शो के थ्रू कोई भी चेंजेस आते हैं आपके किसी भी काम में, आपके किसी भी बिजनेस में, तो मुझे जरूर बताना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। एंड सून मैं भी आपके हेल्पिंग हैंड चार्ज में कुछ डोनेट करूंगी, एंड आई वांट कि दूसरे भी करें। तो ऐसे ही जुड़े रहिए एंड ऐसे ही आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहिए, बिकॉज आपके जैसे लोग मिलेंगे तो बहुत प्यारी हो जाएगी हमारी कंट्री। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, स्टे हैप्पी। Wish you the same and wish you all the best and do great in your life. And अगर मेरी तरफ से किसी के लिए भी कुछ भी पॉसिबल है, so I am always there if कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा है जो डिप्रेशन या इस तरह की कोई चीज़ फेस कर रहा है, we are there and we'll always be there to help you out and to be with you. So thank you so much, Tanisha. Thank you everyone for listening. Please, I want to reach 1 million likes. So please, sarapakarai. Okay, thank you.